आप सभी को नमस्कार। मैं अंकिता रानी और आप विज्ञान के लोकप्रियकरण हेतु हरित बुद्धिमत्ता खोज और हरित मीडिया उत्सवों द्वारा युवाओं का मार्ग प्रदर्शन करने के उद्देश्य हेतु इस लघु वीडियो को देख रहे हैं। आज 2024 में बढ़ते पर्यावरणीय जोखिम, खासकर मानव निर्मित पर्यावरणीय जोखिम जैसे प्रदूषण और वनों की कटाई से लेकर जलवायु परिवर्तन तक दुनिया भर के पारिस्थितिक तंत्र और समुदायों के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा पैदा कर रहे हैं और हमारे प्राकृतिक पर्यावरण की स्थिरता पर गहरा प्रभाव डाल रहे हैं। हमें अपनी प्रकृति को भविष्य में सुरक्षित रखने के लिए हमें अपने वर्तमान में ठोस कदम उठाने होंगे। हमें अपने भविष्य को बदलने के लिए भूतकाल से सीखना होगा और आज के समय में लागू करना होगा। हिमालयी राज्य उत्तराखंड में बसा हमारा चमोली जिला भी ऐसी चुनौतियों से अछूता नहीं रहा है। अपनी पारिस्थितिक नाजुकता के लिए जाने जाने वाले चमोली जिले ने हाल ही में 2 आपदाओं का सामना किया है। 7 फरवरी 2021 को रैणी गांव में आई आपदा में 204 लोगों की मौत हुई और ऋषिगंगा पन विद्युत परियोजना को भारी नुकसान हुआ। यहाँ बर्फ, ग्लेशियर, चट्टान के टुकड़े, मोरेनिक मलबे आदि चीजें एक साथ मिल गई जो करीब 8.5 किमी लंबी धारा की ओर नीचे गिर गई। करीब 2300 मीटर की ऊंचाई पर ऋषिगंगा नदी को अवरुद्ध कर दिया, जिससे पानी की झील का निर्माण हुआ। रौंथी कैचमेंट से आए इस मलबे ने ऋषिगंगा नदी पर स्थित 13.2 मेगावाट क्षमता वाले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट को तबाह कर दिया। इस आपदा ने न सिर्फ 204 लोगों की जान ले ली, बल्कि अपने रास्ते में आने वाले सभी बुनियादी ढांचों को नष्ट कर दिया। आपदा में करीब 1625 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। सात फरवरी 2021 को लगभग 25 दिन रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ा, जिसके बाद कई शवों को बाहर निकाला गया था। यह आपदा इतनी भयावह थी कि 1 साल बाद तक भी एनटीपीसी की टनल से शव निकलते रहे। आज रैणी आपदा को 3 साल पूरे हो गए हैं। इसके बाद भी रैणी और उसके आसपास के हालात ज़्यादा बदलते नहीं हैं। यहाँ अभी भी वैसे ही काम हो रहा है। एनटीपीसी टनल में आज भी मजदूर काम कर रहे हैं। आपदा के बाद सेस्मोमीटर में रिकॉर्ड डेटा से पता चला कि ग्लेशियर का टुकड़ा तुरंत नीचे नहीं गिरा था, बल्कि कुछ घंटे तक ग्लेशियर में कंपन हो रहा था। इसके लिए ऋषिगंगा धौलीगंगा क्षेत्र में हाइड्रोलॉजिकल, मेट्रोलॉजिकल और सिस्मोलॉजिकल स्टेशनों को जोड़कर अर्ली वार्निंग सिस्टम विकसित किया जा रहा है। एसडीआरएफ ने रैणी गांव में अर्ली वार्निंग सिस्टम लगा दिया है, जिसके आसपास के गांवों को अलर्ट कर 5 से 7 मीटर के भीतर पूरे इलाके को खाली कराया जा सकता है। इसके बाद बात करते हैं हाल में हुई दूसरी घटना की। 2 जनवरी 2023 की रात को हिमालय के शहर जोशीमठ में विनाशकारी प्राकृतिक आपदा को देखा गया। स्थानीय लोगों के अनुसार उस रात 1 बजे से 2 बजे के बीच उन्हें जमीन हिलती हुई महसूस हुई। दिसंबर के आखिरी सप्ताह में मनोहर बाग के लोगों ने अपने खेतों में छोटी मोटी दरारें देखी। उन्होंने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा और उन्हें भर दिया, लेकिन 3 जनवरी 2023 की सुबह दरारें गहरी हो गई और जमीन धंस गई। पूरे जोशीमठ शहर में लगभग 42 से अधिक जगहों पर दरारें देखने को मिली, जिससे पानी का रिसाव हो रहा था। कई भवन, होटल एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को इससे भारी नुकसान हुआ। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई ने भूस्खलन के कारणों की जांच करते हुए अपनी रिपोर्ट में कहा है कि जोशीमठ लगभग 5 दशकों से भूमि धंसने की समस्या का सामना कर रहा है। रिपोर्ट में तपोवन विष्णुगाड़ जल विद्युत परियोजना को क्लीन चिट दी गई है और कहा गया है कि कम जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों में भूस्खलन नहीं हुआ है। रिपोर्ट में जीएसआई ने जोशीमठ में 81 दरारों की पहचान की है, जिनमें से 42 दरारें हाल की हैं, जो 2 जनवरी 2023 को रिपोर्ट की गई धंसाव की हालिया घटना से संबंधित है, जबकि शेष दरारें पुरानी हैं। पिछले जीएसआई शोध से संकेत मिलता है कि जोशीमठ एक ढलान पर स्थित है, जहां बहुत सारा असंगठित मलबा है। वर्तमान में हिमालय क्षेत्रों में बढ़ती आपदाओं से निपटने के लिए
भूतकाल से प्रेरणा ले सकते हैं। जैसे 1973 में चमोली जिले में शुरू हुआ चिपको आंदोलन। चंदी प्रसाद भट्ट और रैनी गांव की गौरा देवी के नेतृत्व में ग्रामीण महिलाओं ने सरकारी समर्थित वनों की कटाई के खिलाफ अहिंसक प्रतिरोध किया, पेड़ों को गले लगाकर उन्हें कटने से रोका। इस आंदोलन ने वन संरक्षण के महत्व को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई और वर्तमान पर्यावरणीय संकटों से निपटने की प्रेरणा दी। चिपको आंदोलन के परिणाम स्वरूप सरकार ने वन नीति में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। इस आंदोलन ने सरकार को वनों की कटाई पर पुनर्विचार करने और वन संरक्षण के लिए नए कानून बनाने के लिए प्रेरित किया। 1980 में सरकार ने हिमालय क्षेत्रों में वाणिज्यिक पेड़ों की कटाई पर 15 वर्षों के लिए प्रतिबंध लगा दिया, जिससे वनों को पुनर्जीवित होने में मदद मिली। इस आंदोलन की अवधि लगभग 1973 से 1980 तक मानी जाती है, लेकिन इसके प्रभाव और परिणाम आज भी देखे जा सकते हैं। चिपको आंदोलन आज के संदर्भ में प्रासंगिक हो गया है, खासकर जब चमोली जिले जैसे क्षेत्रों के सामने आने वाली पर्यावरणीय चुनौतियों पर विचार किया जाता है। जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई और तेजी से बुनियादी ढांचे के विकास के कारण बढ़ते पर्यावरणीय जोखिमों के बीच वनों को कटाई से बचाने के लिए पेड़ों को गले लगाने का आंदोलन का मूल सिद्धांत शक्तिशाली रूप से प्रतिध्वनित होता है। इसके अलावा चिपको आंदोलन का पारिस्थितिकी और स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं के अंतर संबंध पर जोर एक सबक है, जो आज भी महत्वपूर्ण है। जैसा कि आंदोलन के नेताओं में से एक सुंदरलाल बहुगुणा ने कहा था, पारिस्थितिकी स्थायी अर्थव्यवस्था है। माता पिता स्थानीय संरक्षण प्रयासों में भाग लेकर टिकाऊ संसाधनों के उपयोग को बढ़ावा देकर और पर्यावरण की रक्षा करने वाली नीतियों की वकालत करके इस सक्रियता को प्रोत्साहित कर सकते हैं। चिपको आंदोलन से प्रेरित छात्र और अभिभावक पर्यावरणीय अक्षरण से निपटने के वैश्विक प्रयास में शामिल हो सकते हैं। कल्याण सिंह रावत द्वारा 1994 में चमोली जिले के ग्वालदम में शुरू किया गया मैती आंदोलन शादियों के दौरान पेड़ लगाने को प्रोत्साहित करता है, जो समुदाय और पर्यावरण के बीच बंधन का प्रतीक है। यह आंदोलन न केवल वनीकरण को बढ़ावा देता है, बल्कि लगाए गए पौधों के पोषण के प्रति व्यक्तिगत जिम्मेदारी की भावना भी पैदा करता है। मैती शब्द का अर्थ है महिला का पैतृक घर, और यह पहल पर्यावरण संरक्षण और लड़कियों के कल्याण को बढ़ावा देती है। इस आंदोलन में एक नवविवाहित युवती द्वारा अपनी शादी के दौरान अपनी मां को उपहार के रूप में एक पौधा लगा के देना शामिल है, जिसके लिए दुल्हा दुल्हन के माता पिता को कुछ पैसे देता है। फिर इस पौधे को एक अस्थायी नर्सरी से उखाड़ा जाता है और शादी के दौरान दुल्हा दुल्हन द्वारा एक स्थायी स्थान पर लगाया जाता है। गांव की अन्य लड़कियां पौधे में पानी डालती हैं और उसकी देखभाल करती हैं। इस आंदोलन से क्षेत्र में पानी और चारे की उपलब्धता में सुधार हुआ है और यह भारत के 18 राज्यों के साथ साथ नेपाल, दुबई, इंडोनेशिया और कनाडा के 6000 से अधिक गांवों में फैल गया है। इस आंदोलन ने गांवों में युवा लड़कियों को आत्ममूल्य और उद्देश्य की एक नई भावना भी दी है। यह आंदोलन अब शादियों तक ही सीमित नहीं, चमोली और इसी तरह के क्षेत्रों में पर्यावरणीय जोखिमों को कम करने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण आवश्यक है। इसमें नीति सुधार, सामुदायिक सहभागिता और शिक्षा शामिल है। नीतियों को पारिस्थितिक संवेदनशीलता और प्रकृति के आंतरिक मूल्य की मान्यता से अवगत कराया जाना चाहिए। पर्यावरण अक्षरण के परिणामों और टिकाऊ प्रथाओं के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने में वैज्ञानिक साक्षरता महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चलिए अब बात करते हैं केदारनाथ में हुई भयानक आपदा के बारे में, जहां मंदाकिनी और सरस्वती नदियों की शांत धारा बहती थी। 2013 में एक विनाशकारी आपदा का सामना करना पड़ा। 16 जून 2013 की रात को यह पवित्र स्थल विनाशकारी आपदा की चपेट में आ गया। इसने कई जिंदगियों को प्रभावित किया और हमें आपदा की वास्तविकता से रूबरू कराया। उस रात मंदाकिनी नदी की गर्जना डराने वाली थी, क्योंकि केदारनाथ के पास चौराबाड़ी झील में पानी का स्तर खतरनाक रूप से बढ़ चुका था। रात 8:30 बजे भारी बारिश और बादल फटने से लैंडस्लाइड शुरू हुआ, जिससे मलबा और पानी तेजी से केदारनाथ घाटी की बस्ती को बहाता हुआ गुजर गया।
इस विनाशकारी घटना के बावजूद केदारनाथ मंदिर एक बड़ी चट्टान के कारण बच गया। इस चट्टान ने सैलाब को रोक दिया और पानी किनारे से गुजर गया, जिससे मंदिर सुरक्षित रहा। लेकिन रामबड़ा और गौरीकुंड के इलाकों में जान माल का भारी नुकसान हुआ। रामबड़ा में 5 से 6 हजार लोग मौजूद थे, जिनका नामो निशान नहीं रहा। जोशीमठ और गोविंद घाट में भी भयंकर तबाही हुई, लेकिन प्रशासन को इसकी खबर तक नहीं लग सकी। इस त्रासदी से पूरी केदारनाथ घाटी नष्ट हो गई और कुछ ही लोग जिंदा बचे। उच्च पहाड़ी क्षेत्रों की संवेदनशीलता को नजरअंदाज करते हुए वर्तमान में दिन भर हेलीकॉप्टरों का शोर, बड़े स्पीकरों का कानफूड़ू संगीत और डायनामाइट से सड़क चौड़ीकरण जैसी गतिविधियां की जा रही हैं। जैसे पवित्र स्थलों की चढ़ाई अब चुनावी रैली जैसी हो गई है। ऑल वेदर रोड परियोजना के तहत 60,000 से ज्यादा पेड़ काटे गए हैं। यह सब विकास के नाम पर हो रहा है, लेकिन वास्तव में हिमालय की संवेदनशीलता और जैव विविधता के साथ खिलवाड़ है। यात्रियों की संख्या में वृद्धि से पर्यावरण, ग्लेशियरों, वन्य जीवों और पारिस्थितिकी तंत्र पर भारी दबाव पड़ रहा है, जिससे इन धार्मिक स्थलों की पवित्रता और महत्व खतरे में है। यह स्थिति स्थानीय पारिस्थितिकी को नुकसान पहुंचा रही है, जिससे दीर्घकालिक प्रभाव गंभीर हो सकते हैं। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि जो फसल हमारा पेट भरती है, उसके बीजों को सुरक्षित रखना हमारी जिम्मेदारी है। तीर्थाटन और पर्यटन में अंतर स्पष्ट होना चाहिए। धार्मिक स्थलों को पिकनिक स्पॉट न बनाया जाए। केदारनाथ जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में यात्रियों की संख्या नियंत्रित कर अनुकूल व्यवस्था बनाई जाए। हमें इन उपायों को अपनाकर न केवल पर्यावरण का संरक्षण करना चाहिए, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी संतुलित और स्थायी रूप से बढ़ावा देना चाहिए। और इस वीडियो में अंत में मैं आप सभी से कहना चाहूँगी कि हमारा चमोली जिला एवं अन्य पहाड़ी क्षेत्रों की हरी भरी खूबसूरती के लिए आइए हम सब चिपको और मैती आंदोलनों के सबक को याद करें और दूसरों तक भी ये बात पहुँचाएं कि कैसे एक पौधा लगाना और एक पेड़ लगाना पर्यावरण संरक्षण के शक्तिशाली प्रतीक बन गए। ये आंदोलन हमें याद दिलाते हैं कि हर व्यक्तिगत कार्य एक बड़े बदलाव में योगदान देता है। आज हमें अपने इस पर्यावरण को पोषित करना होगा और अपनी इस पवित्र देवभूमि की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए इस विरासत को आगे बढ़ाना होगा। साथ ही केदारनाथ, बद्रीनाथ जैसे जैव विविधता संपन्न क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए हमें स्थायी पर्यटन प्रथाओं को लागू करना होगा, जिसके लिए हमें यहाँ आने वाले आगंतुकों की संख्या को सीमित करना होगा और दूर से इन अजूबों का अनुभव करने के लिए हमें आभासी या डिजिटल पर्यटन को प्रोत्साहित करना होगा। आइए हम अपने अतीत के संरक्षक, अपने वर्तमान के संरक्षक और अपने एक ऐसे भविष्य के निर्माता बनने का संकल्प लें जहां प्रकृति और मानवता सद्भाव में पनपे। साथ मिलकर हम एक ऐसी दुनिया बना सकते हैं जहां चिपको और मैती की फुसफुसाहट हमारे ग्रह की भलाई के लिए हमारे द्वारा किए हर विकल्प में गूंजती हो। हम सभी का यह सामूहिक संकल्प होना चाहिए कि अतीत से सीखकर वर्तमान को सहिष्ठुते हुए दूरदर्शिता के साथ, पृथ्वी के प्रति श्रद्धा के साथ और आने वाली पीढ़ियों के लिए नई ऊर्जा के साथ कार्य करेंगे। धन्यवाद।